हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हम क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे उसका आज ये अगला वीडियो है जिसमें कि हम अब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आज हम टॉपिक वाइज इन सभी प्रश्नों को कवर कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा पंचायती राज संस्था एवं प्रमुख संवैधानिक संशोधन। इन विषयों से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको हम पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का हम विस्तार में व्याख्या भी देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और आज के प्रश्नों को हम फटाफट देखते हैं। तो बात करें, पहला जो हमारा प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत डैश में की गई थी। तो बात करें तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत नागौर में सबसे पहले की गई थी। अगर इनके बारे में जानें तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई है। और ये प्रश्न बहुत ही रिपीट हुआ है, चाहे एसएससी हो चाहे सभी तरह के बहुत जगहों पे ये प्रश्न पूछा गया है। अगर बात करें तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारत में 9वें भाग 9 को स्थापित किया गया तथा 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे व्याख्या को आप याद रखिएगा, इससे आपको प्रश्न मिलेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव या नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर बात करें, ग्राम सभा में जो सचिव होते हैं उनका चुनाव सरकार द्वारा नियुक्ति इनकी की जाती है। अगर बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। तो चर्चा एवं जो भी निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना सचिव का काम होता है। और इनकी नियुक्ति नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव नहीं किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायत की अवधि क्या होती है। तो अगर बात करें, पंचायत की अवधि जो होती है वो अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए होती है। तो ये ध्यान रखना है, पंचायत की अवधि कब तक होती है, तो उसकी जो पहली बैठक होती है उससे 5 वर्ष तक के लिए, अगले 5 वर्ष तक के लिए पंचायत की अवधि होती है। अगला हमारा इसके बारे में जान लें तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में पंचायतों से शीर्षक 9 जोड़ा गया। पंचायतों का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। नए चुनाव उस कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिया जाना चाहिए। ये अनिवार्य है, तो ध्यान रखिएगा, अगर बीच में भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसे अधीनस्थ अथवा प्रत्ययुक्त विधान कहा जाता है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय निगम बनाया जाना, इसे ही अधीनस्थ अथवा प्रत्ययुक्त विधान कहा जाता है। अगर बात करें तो अधीनस्थ अथवा प्रत्ययुक्त विधान वह विधान है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को अधिकार प्रदान किया गया है। अतः पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा कि पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय जो नियम बनाए जाते हैं वो उनके अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब जो स्थानीय नियम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो पंचायत और नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति, इसी के द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया था। इनके विषय में जान लीजिए क्योंकि ये पीसीएस जैसे प्रश्नों में बहुत अधिक पूछा जाता है। बात करें, बलवंत राय मेहता समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा समिति की सिफारिशों को जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। और भी कुछ हैं, जैसे कि अगर बात करें लिवर-हान आयोग, ये बाबरी मस्जिद विध्वंस जो था 1992 की, इसकी जांच के लिए बनाया गया था लिवर-हान आयोग। शाह आयोग जो था आपातकाल की जांच करने के लिए, जो आपातकाल लगाया गया था 1975 से 77 तक के बीच में, उसके जांच करने का जो आयोग था वो शाह आयोग था। नानावटी जो आयोग था ये गोधरा कांड से संबंधित था जो कि 2002 में हुआ था। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, पंचायत का कार्यकाल होता
होता है तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक। तो ये अभी हमने देखा था। अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान है। इसके तहत सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि उसका विघटन कार्यकाल के बीच में हो जाता है तो 6 वर्ष के अंदर अंदर उसका चुनाव कराना अनिवार्य है। ध्यातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक न होकर सिर्फ शेष बची अवधि तक ही होता है। तो जो नया चुनाव कराया जाएगा उसमें जो भी चुना जाएगा वो सिर्फ जो 5 वर्ष के अंदर जो शेष समय बचा हुआ है उसी के लिए चुना जाएगा। अब देखते हैं कुछ संवैधानिक संशोधन जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को इसके। तो देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक मिलान सही नहीं है। तो अगर बात करें तो पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची अभी हमने देखा था। 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, बिल्कुल सही है। 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो था ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ध्यान रखना है। तो अब आइए देखते हैं इसके विषय में विस्तार से। तो देख सकते हैं, बात करें तो पहला संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 1976 में, जो कि संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का 104 संशोधन है। 104वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो किसके लिए जाना जाता है, उसके तहत कौन सा संशोधन किया गया था। तो देखते हैं डायरेक्ट इसके आंसर के विषय में। इसका आंसर डी हो जाएगा। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति के समय सीमा को 10 वर्ष बढ़ाता है। तो 104वें में जो आरक्षण दिए गए हैं उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब देख लेते हैं इसके विषय में कि 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 तक किया गया था द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 1930 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। इस विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन को प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा कि जो 104वां संविधान संशोधन किया गया उसी में जो 2 एंग्लो इंडियंस का जो चुनाव किया जाता था राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियंस के प्रदत्त जो आरक्षण थे उसको भी समाप्त करने का काम 104वें संविधान संशोधन में किया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देखते हैं तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया भाषाई आधार पर, इससे जिसमें पहले के 4 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य के विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसका गठन किया गया था। और ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। आई होप कि आप जरूर बताएंगे किसका, क्योंकि इसका जो जिक्र है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला है इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया था। तो एक बार थोड़ा सा और प्रश्न को देखते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो मामला था उसमें इसको खत्म कर दिया गया था। बात करें तो इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 55 को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में इस फैसले को ही खत्म कर दिया गया। तो ध्यान रखना है, फैसले को खत्म कब किया गया, तो मिनर्वा मिल्स बनाम जो भारत संघ था इसी फैसले में इसको खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया था। तो भारत का जो संविधान है उसमें जब दूसरा संशोधन किया गया तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया
और ये दूसरे संविधान संशोधन में किया गया था। देखते हैं इनके विषय में। तो भारतीय संविधान का दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ। इस संविधान संशोधन में 1951 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया जाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन था, इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर इसके बारे में जान लें तो देख लेते हैं। इस 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए के माता पिता और प्रतिपाली के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। तो बात करें अरुणाचल प्रदेश को 55वें संशोधन द्वारा जो कि 1986 में हुआ, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगर बात करें तो 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन में। अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन तथा उद्देश्यों को दर्शाती है। यह स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्य के लिए अभिप्रेरित है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। तो ध्यान रखना है, असम जो था इसका पहला राज्य बना था। बात करें तो 122वां भारतीय संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला प्रथम राज्य असम था। बिल अगस्त 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान के कौन से संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो पहला संशोधन था जो कि 51 में हुआ था, 1951 में। बात करें तो संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान पीठ के 11 जनवरी 2007 के एक निर्णय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पीठ था। तो संविधान का जो पीठ था 11 जनवरी 2007 में, इसमें यह निर्णय दिया गया कि अगर मौलिक अधिकारों की बात आती है तो 9वीं अनुसूची को भी न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। यह संविधान संशोधन सबसे व्यापक तथा विवादास्पद संशोधन है। आंतरिक आपात के दौरान किए गए संशोधन में लगभग संपूर्ण संविधान का पुनर्निरीक्षण किया गया। इस कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संशोधन में कुल 59 प्रावधान शामिल थे, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो जो पहला कथन दिया गया है कि भारत के संविधान में संशोधन की पहल केवल लोकसभा में की जा सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। अगले कथन की बात करें तो यह संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो इसके लिए सभी भारतीय राज्यों द्वारा अभिपुष्टि की आवश्यकता होती है, नहीं, ये भी कथन गलत है। तो बात करें, पूछा क्या गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही विकल्प है। तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है, तो ये ध्यान रखना है, कहीं भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है।
संविधान में संघीय प्रकृति से संबंधित संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना है कि संघीय प्रकृति है, चूंकि संविधान में भारत एक संघीय प्रकृति का देश है, तो अगर बात करें तो इसमें संशोधन अगर किया जाता है तो संसद का विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का ही समर्थन आवश्यक है। तो दोनों ही विकल्प जो दिए गए थे वो गलत थे। अगला प्रश्न हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई थी। तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत दिल्ली को एक विधानसभा दी गई थी। अगर बात करें तो भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली के लिए विधानसभा और उसके लिए उत्तरदायी मंत्री परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो प्रशासक होते हैं राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था। तो बात करें समाजवादी पंथनिरपेक्ष जो शब्द थे ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तीसरा शब्द और कौन सा था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर देख लें तो हमें इसके विषय में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे और इसे लघु संविधान के रूप में भी इसीलिए जाना जाता है। तो अगर बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। कहा गया था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सर्वोच्च हैं मूल अधिकारों से भी। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, भाग 4 क 51 आर्टिकल 51 का ये जो था ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को इसमें रखा गया है। अगर बात पूछी जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछे गए थे और आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।